नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं की इस श्रृंखला में पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया था लैमार्कवाद के विषय में। आज हम लोग इसी क्रम में अध्ययन करेंगे लैमार्कवाद की आलोचना और उसके बाद नव लैमार्कवाद के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। लैमार्कवाद के बाद क्या क्या हुआ, मतलब लैमार्क के सिद्धांत के आने के बाद क्या क्या हुआ। वास्तव में लैमार्क का जो सिद्धांत था वो जैव विकास के संबंध में बहुत ही विस्तृत और तर्कपूर्ण सिद्धांत था, क्योंकि 1809 में जो स्थितियाँ थीं उसके अनुसार वो बहुत ही अच्छा सिद्धांत था। किंतु उसके बाद वर्तमान सदी में या इससे पहले की कुछ सदियों में इस सिद्धांत का विरोध भी हुआ और इसके पक्ष में भी कई तर्क प्रस्तुत किए गए, कई प्रमाण प्रस्तुत किए गए। हम चर्चा कर लेते हैं कि लैमार्कवाद का जो सिद्धांत था इसकी आलोचना में कौन कौन से प्रमाण प्रस्तुत किए गए। देखते हैं। एक बीजमान नाम के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने चूहों पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने चूहों की पूंछ को लगभग 20-22 पीढ़ियों तक काटा, लेकिन ये देखा कि अगली पीढ़ी में पुनः पूंछ उत्पन्न हो जाती थी, जबकि लैमार्क का सिद्धांत ये कहता है कि जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे कम विकसित होते हुए लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पूंछ का उपयोग ना होने के बावजूद वह पूंछ समाप्त होना तो दूर, उसकी लंबाई भी कम नहीं हुई। इससे पता चलता है कि जो लैमार्कवाद है ये यहाँ पर लागू नहीं हो पा रहा है। लैमार्कवाद की जो दूसरी धारणा थी उसमें कहा गया था कि जीवों की जो नई आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए नए नए अंगों का विकास होता रहता है, लेकिन मनुष्य में उड़ने की इच्छा और आवश्यकता बहुत पुराने समय से है। लेकिन हम जानते हैं क्या अभी तक मनुष्य में उड़ने के लिए किसी ऐसे अंग का विकास हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसका मतलब लैमार्कवाद की जो दूसरी धारणा है उसके तर्क में ये था। लैमार्कवाद की जो तीसरी धारणा थी उसके अनुसार जो अंग अधिक उपयोग में आते हैं वो अधिक विकसित हो जाते हैं, जो अंग कम उपयोग में आते हैं वो धीरे धीरे कम विकसित होकर लुप्त हो जाते हैं। किंतु हमने देखा है कि कुछ लोग जो अधिक अध्ययन का काम करते हैं, अपने नेत्रों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, उनके नेत्र अधिक विकसित नहीं हो जाते बल्कि वो कमजोर और हो जाते हैं, उन्हें चश्मे की आवश्यकता पड़ने लगती है। लैमार्कवाद की चौथी अवधारणा थी जो सबसे ज़्यादा विवादग्रस्त रही। इसमें कहा गया था कि जीवों के जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ियों में वंशागत होते हैं, किंतु इसके विषय में कई आलोचनाएं हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके पहलवान बनता है, अपनी पेशियों को बलिष्ठ बनाता है, तो उसका यह लक्षण अगली पीढ़ियों में वंशानुगत नहीं होता है। अर्थात पहलवान का जो पुत्र है वो बिना मेहनत किए हुए पहलवान नहीं बन सकता। साथ में और भी कई ऐसे प्रमाण दिए गए हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हम जो सेविंग करते हैं तो सेविंग करने की जो प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अभी भी ये लक्षण वंशागत नहीं हुआ है। मतलब हम जीवन भर सेविंग करने के बाद भी ऐसा संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जिसमें दाढ़ी मूंछ ना हो। मनुष्य में नाक और कान छेदने का प्रचलन, नाक और कान छेदा जाता है, ये प्रचलन भी काफी लंबे समय से चल रहा है, किंतु आज भी ये लक्षण वंशागत नहीं हुआ है। चीन की जो महिलाएं होती हैं उनका कद तो वैसे ही छोटा होता है, उनके जो फुट का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। फुट के साइज को नियंत्रित करने के लिए चीनी महिलाओं को बाल्यावस्था से ही तंग जूते पहनाए जाते हैं, जिससे कि उनके फुट का साइज कंट्रोल में बना रहे, लेकिन लंबे समय से ऐसा करने के बाद भी उनका ये लक्षण अभी भी वंशागत नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि नव लैमार्कवाद क्या है। बीजमान नाम के वैज्ञानिक ने 1886 में जनन द्रव्य की निरंतरता का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के शरीर में दो प्रकार का द्रव्य पाया जाता है।
उनमें से एक कायिक द्रव्य होता है और एक जनन द्रव्य होता है। जो लक्षण जनन द्रव्य से संबंधित होते हैं वो अगली पीढ़ियों में वंशागत होते हैं, और जो लक्षण कायिक द्रव्य से संबंधित होते हैं वो अगली पीढ़ियों में वंशागत नहीं होते, क्योंकि जो कायिक द्रव्य है वो जीवों की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है, इसलिए उसमें उपस्थित लक्षण अगली पीढ़ियों में वंशागत नहीं होते हैं। आगे चलकर कुछ वैज्ञानिक आए जिनमें से स्पेंसर, मैकडूगल, सुमनर, इन वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और अपने प्रयोगों और प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि निश्चित है कि जीवों के सभी उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ियों में वंशागत नहीं होते हैं। सभी उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ियों में वंशागत नहीं होते हैं, लेकिन उनके कुछ उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ियों में वंशागत अवश्य होते हैं। तो लैमार्कवाद का ये जो परिवर्तित रूप है इसी को हम नव लैमार्कवाद कहते हैं। हम बात कर लेते हैं कि नव लैमार्कवाद के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण प्रस्तुत किए गए। एक तो है सुमनर का प्रयोग। देखते हैं सुमनर का प्रयोग क्या था। सुमनर नाम के वैज्ञानिक ने श्वेत चूहों को कई पीढ़ियों तक हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी मतलब उच्च ताप और उच्च आर्द्रता में रखा। इससे देखा गया कि चूहों की पूंछ और उनका कर्ण पल्लव, ये जो ईयर ड्रम है, इसका साइज बड़ा हो गया और ये लक्षण अगली पीढ़ियों में भी वंशागत होता रहा। मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। सुमनर के प्रयोग से स्पष्ट हुआ। इसके बाद हम अगला प्रयोग देखते हैं। मैकडूगल नाम के वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया है। इस प्रयोग में उन्होंने चूहों को लगभग 40-45 पीढ़ियों तक एक विशेष रास्ते से गुजरने का प्रशिक्षण दिया और ये देखा कि जैसे जैसे अगली पीढ़ियां आई, मतलब अंतिम पीढ़ियां आई, तो उनमें चूहों को इस प्रशिक्षण की आवश्यकता कम हुई। मतलब थोड़ा सा प्रशिक्षण देने पर भी वो उन्हीं रास्तों पर आसानी से गुजर सकते थे। इसका मतलब हुआ कि चूहों को रास्तों का ये जो ज्ञान था इसका लक्षण वंशागत हुआ। मतलब मैकडूगल के प्रयोग से भी स्पष्ट हुआ कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। अब हम बात करते हैं टावर का एक्सपेरिमेंट। टावर नाम के वैज्ञानिक ने पोटैटो बीटल नाम के एक कीट पर अपने प्रयोग किए। उन्होंने इस कीट को अधिक ताप, अधिक टेम्परेचर और आर्द्रता की परिस्थितियों में रखा और देखा कि इसके कारण इन कीटों में कुछ उपार्जित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और यह उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ियों में भी वंशागत होते हैं। इसका मतलब कि हमने देखा सुमनर, मैकडूगल और टावर, इनके एक्सपेरिमेंट से ये स्पष्ट हो गया कि कुछ उपार्जित लक्षणों की वंशागति अवश्य होती है। इसी को हम नव लैमार्कवाद कहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने जाना कि लैमार्कवाद की क्या क्या आलोचनाएं थीं और उन्हें दूर करने के बाद एक नव लैमार्कवाद आया और नव लैमार्कवाद के पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए गए। अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे डार्विनवाद के विषय में। धन्यवाद।